दिखाई नहीं देता, कहते हैं उन लोगों को रात में नहीं दिखाई देता है, कारण क्या? बताओ। इंट्रोडक्शन की बात करें, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री जो होती है ये दो वर्ड से मिलकर बनी है, बायो प्लस क्या है, केमिस्ट्री, बायो प्लस केमिस्ट्री। जो बायो है वो रिफर करता है लिविंग से और जो केमिस्ट्री है वो रिफर करता है केमिकल से। बात समझ में आई? तो मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक लिविंग बॉडी के अंदर इस केमिकल की स्टडी करते हैं कि ये केमिकल बॉडी में कैसे बन रहा है, इस केमिकल का बनने का प्रोसेस क्या है, इसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, इसका डाइजेशन कैसे हो रहा है, सारी की सारी स्टडी हम लोग इसमें करते हैं, बायोकेमिस्ट्री। प्रोटीन्स है तो उसका यूज क्या है, आयरन है तो उसका यूज क्या है, कैल्शियम है तो उसका यूज क्या है, सोडियम है तो बॉडी में उसका यूज क्या है, विटामिन ए है तो उसका बॉडी में यूज क्या है, सब के सब किसमें पढ़ते हैं, बायो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो बोल सकते हैं बायोकेमिस्ट्री जो है इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस that deal with the substance, that deal with the chemical substance। लिखिए बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री इट इज ए, इट इज ए, इट इज द, इट इज द branch of science, branch of, branch of science that deal with, deals with chemical substance, chemical substance present in, present in the living organism। बात समझ में आई? बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ, branch of science, branch of science that deal with the chemical substance present in the living organism। अब एक केमिकल सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं, केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हैं या फिर इसको बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जान सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जान सकते हैं। मतलब इसका दूसरा डिफिनेशन भी बन सकता है बायोकेमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी स्टडी हम लोग स्टडी किसमें करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर लिखेंगे these molecules, these molecules are essential, essential for maintaining normal body function, normal body function। समझ में आया कि नहीं आया? बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द
केमिकल सब्सटेंस या फिर बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, माइक्रोब्स में, प्लांट में, हम लोग के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स या फिर केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उसकी पूरी की पूरी डिटेल से स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। जैसे बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से केमिकल के सब्सटेंस, कौन कौन से सब्सटेंस की स्टडी करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, पता है कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज बनाता है आपकी बॉडी में, प्रोटीन जो होता है मसल्स के लिए इंपॉर्टेंस होता है, बालों के लिए इंपॉर्टेंस होता है, जो लिपिड होता है, लिपिड जो फैट होते हैं वो भी मोटापे के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं, मसल्स को गेन करने के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये डीएनए को कंटेन करके रखता है, ठीक है। विटामिन जो होते हैं ये आपके आंखों के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं, विटामिन सी आपके त्वचा के लिए होती है, विटामिन बी12, विटामिन डी, विटामिन सी, बहुत टाइप की विटामिन होती है जो आपके बॉडी फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंस होती है। फिर इसके बाद कुछ मिनरल्स आते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ये सब किसमें आते हैं, मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। और लास्ट वाला कौन सा है, वाटर। आपको पता है कि वाटर हमारे बॉडी में कम से कम कितना 95 तक प्रेजेंट रहता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो इतने जो इलेक्ट्रिकल, इतने जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या फिर इतने जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स इसेंशियल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के या फिर हमारे बॉडी फंक्शन के लिए। हमारे बॉडी फंक्शन के लिए क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं। जैसे अभी हमने बताया, जैसे प्रोटीन्स है वो क्या बनाती है, जो प्रोटीन्स है मसल्स गेन के लिए इंपॉर्टेंस होती है, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए, बालों के ग्रोथ के लिए, यही सब होता है ना जी। तो सबसे पहले किसका देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट आखिर इसका हमारे बॉडी में क्या यूज होता है, नंबर 1 लिखिए कार्बोहाइड्रेट, जैसे भी लिखेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट। देखो नंबर 1 क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, 118 होते हैं ना केमिकल्स। पीरियोडिक टेबल पढ़े हो, पीरियोडिक टेबल में कितने केमिकल्स होते हैं, 118। इस 118 में 117 केमिकल जो होते हैं क्या होते हैं, इन ऑर्गेनिक होते हैं। और सिर्फ एक केमिकल जो होता है जिसको हम लोग कार्बन के नाम से जानते हैं, एक केमिकल जिसको हम लोग कार्बन के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है, ऑर्गेनिक। बाकी जो 117 केमिकल्स हैं वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, सिर्फ एक कार्बन। अब इसी एक कार्बन से बहुत टाइप के क्या बने हैं, बहुत टाइप के केमिकल्स बनते हैं। और जिस केमिकल्स में कार्बन का कंसंट्रेशन प्रेजेंस हो, कार्बन पाया जाए, वो सारे के कंपाउंड, सारे के सारे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझा? इसी एक कार्बन से, अब भाई ये कार्बन है, सिंगल है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इस कार्बन से बहुत टाइप के और भी अदर केमिकल्स बनते हैं। जैसे बोल सकते हैं मेथेन, इसमें एक कार्बन पाया जाता है, मेथेन, एथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मेथेन में, एथेन में एक कार्बन, मेथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन। और क्या है, पेंटेन, पेंटेन, फिर क्या है, हेक्सेन, सेप्टेन,
ऐसे करके कार्बनों की संख्या बढ़ती जाती है, तो अकॉर्डिंग टू कार्बन नाम चेंज होता जाता है। एक कार्बन है तो एथेन के नाम से जानते हैं, 2 कार्बन है तो मीथेन के नाम से जानते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। तो ऐसे बहुत टाइप के केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, किसके थ्रू बनते हैं? कार्बन के थ्रू बनते हैं। और जितने भी कंपाउंड्स कार्बन के थ्रू बनेंगे वो सब के सब किसमें कहलाए, क्या कौन से कंपाउंड्स कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो वही जो मेरा कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है? ये एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि ये कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है? कार्बन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कार्बन से, तभी जाकर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाया है। कंपोस्ट किससे रहता है? कंपोस्ट किससे रहता है? किससे किससे मिलकर बना होता है? नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 ऑक्सीजन। इसके फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन की बात करें, फंक्शन प्रोवाइड करवाता है एनर्जी को, प्रोवाइड करवाता है एनर्जी को। दूसरा क्या है? एनर्जी को स्टोर करने में मदद करता है। इसके अलावा क्या बोल रहा है? सेवरल मेटाबॉलिज्म, सेल के अंदर, ठीक है, सेल पार्टिकल्स, सेल पार्टिसिपेट इन सेवरल मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे नंबर 1 पे तो क्या आएगा? मोनो सैकराइड, दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। जो मोनोसैकेराइड है वो क्या है? सिंपलेस्ट। देख सकते हैं इसको, दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। सिर्फ एक ही यूनिट पाई जाती है। जैसे और एग्जांपल की बात करें तो जैसे क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? फ्रैक्टोज हो गया। फिर इसके बाद कौन सा हो गया? गैलेक्टोज हो गया। फिर दूसरा कौन सा है? मोनोसैकेराइड। फिर इसके बाद क्या है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में सुक्रोज हो गया, हाँ जी, लैक्टोज हो गया, बता रहे हैं, माल्टोज हो गया। फिर इसके बाद तीसरा कौन सा है? पॉलीसैकेराइड। बता रहे हैं, बता रहे हैं। पॉलीसैकेराइड में क्या क्या आएगा आपका? स्टार्च आएगा, ग्लाइकोजेन आएगा, सेलुलोज आएगा। समझ में आया? बता रहे हैं, हाँ जी, बता रहे हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट जो है, जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या बताना है? मेटाबॉलिक पाथवे वाई है, ए है। देखो कार्बोहाइड्रेट एक बात सुन लीजिए, जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट बोला है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्योंकि ये किससे मिलकर बना है? कार्बन से मिलकर बना है। और हमारे जो हम आपको बताए हैं कितने कितने कंपाउंड कंपोनेंट्स होते हैं, कितने केमिकल होते हैं? 118। 118 में से ये
एक ही कार्बन से मिलके बहुत टाइप के कंपाउंड्स बने हैं। तो जो कंपाउंड कार्बन से मिलकर बनता है वो किसमें आता है? ऑर्गेनिक में। तो यहाँ पे जो मेरा कार्बोहाइड्रेट है ये किससे मिलकर बना है? कार्बन से मिलकर बना है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिलकर बना है? कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है। कौन कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसीलिए एक क्या कौन सा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक। इसका इसका फंक्शन की बात करें, ये आपके बॉडी में कौन कौन सा फंक्शन करता है? पहली बात तो एनर्जी को प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी को बनाने में मदद करता है, एनर्जी को स्टोर करने में मदद करता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा जो सेल के पार्टिकल्स होते हैं वो मेटाबॉलिक पाथवे को परफॉर्म करते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होती है? देखो जो मेटाबॉलिक होता है, मेटाबॉलिक पाथवे क्या होती है? समझ में आया? नहीं नहीं, देखो एनाबॉलिक और क्या होता है? कैटाबॉलिक। दो चीज को समझ जाओगे तो मेटाबॉलिक समझ जाओगे। एनाबॉलिक, एना मतलब होता है जुड़ना, जुड़ना। कैटा, कैटा मतलब कट कट, इसका मतलब क्या होता है? कटना। प्रोटीन्स जो बनते हैं वो जुड़ जुड़ के बनते हैं। जैसे एक अमीनो एसिड की चेन आके जुड़ी, फिर दूसरे अमीनो एसिड की चेन आके जुड़ी, तीसरी अमीनो एसिड की चेन आके जुड़ी, चौथी अमीनो एसिड की चेन आके जुड़ी। जब 21 अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं और वो किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन्स का। जब कोई कंपोनेंट्स जुड़ जुड़ के आपस में बनते हैं तो क्या कहलाते हैं? एनाबॉलिक कहलाते हैं। और जो कंपोनेंट्स टूट टूट के आपस में स्मॉल यूनिट में आते हैं, जैसे प्रोटीन्स है, अब प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना पड़ेगा तो डायरेक्टली हम लोग प्रोटीन्स को नहीं डाइजेस्ट करेंगे। अब इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को तोड़नी पड़ेगी, मतलब एक अमीनो एसिड। तो ये प्रोटीन्स को जब डाइजेस्ट करेंगे तो प्रोटीन्स हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है, लार्ज कंपोनेंट्स होते हैं, उसको तोड़ तोड़ के डाइजेस्ट किया जाता है। तो जब कंपोनेंट्स हमारे टूट जाते हैं, मतलब अपने स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में टूटते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक। और इसी दोनों को आपस में जब मिला देते हैं तो एक कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मेटाबॉलिक। समझ में आया? मतलब कंपोनेंट्स का बनना और कंपोनेंट्स का टूटना, जब हमारे स्मॉल पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होकर लार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहलाते हैं? एनाबॉलिक। जब हमारे लार्ज पार्टिकल्स कन्वर्ट होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में तो ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है? कैटाबॉलिक। और कैटाबॉलिक एनाबॉलिक जब आपस में मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिक। समझ में आया? मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, इसमें प्रोटीन्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, विटामिन बनते हैं, मिनरल बनते हैं, लेकिन वो हमारे छोटे छोटे पार्टों में टूट कर बनते हैं, जुड़ कर बनते हैं। बात समझ में आया? तो इसके बाद क्या है? तो जो फंक्शन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट का सबसे मेन फंक्शन क्या रहता है? वो एनर्जी को बनाने में मदद करता है। एक्स्ट्रा एनर्जी जो बन गई है उसको कैलोरी के रूप में स्टोर करने में मदद करता है। और सेल के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, साइटोप्लाज्म हो गए, ये भी तो अपना फंक्शन करते हैं। अब उनको भी फंक्शन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो उसी को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। तो मेटाबॉलिक पाथवे में जितने भी सेवरल एनर्जी की जरूरत पड़ती है सब के सब कौन प्रोवाइड करवाता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। बात समझ में आया? अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में कार्बोहाइड्रेट को तीन भाग में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा है? मोनोसैकेराइड। दूसरा कौन सा है? डाइसैकेराइड। तीसरा कौन सा है? पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, मतलब कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अभी हमने बोल दिया था कि जो स्टार्च होते हैं, यहाँ पे कहीं बोला है जो स्टार्च होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, नहीं, गलत बोले थे। स्टार्च पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड मतलब कि सिर्फ एक सैकेराइड की यूनिट। सिर्फ कितनी? एक सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट
जैसे सैकराइड समझ रहे हैं, एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट। कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सैकराइड है। क्या है? सैकराइड है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सैकराइड है। जैसे हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। ढेर सारी सेल मिलकर बॉडी बनाई है, वैसे ढेर सारी सैकराइड मिलकर क्या बनाया है? कार्बोहाइड्रेट बनाया है। तो मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब एक होता है। जब किसी कंपोनेंट में मोनोसैकेराइड का कंसंट्रेशन सिर्फ एक होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में सैकेराइड का जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है? सिर्फ एक होती है, यानी बोल सकते हैं सैकेराइड की मात्रा क्या होती है? एक होती है। जैसे यहाँ पे बोला है these are the simplest carbohydrate। जो मोनोसैकेराइड होता है इसमें सिर्फ सैकेराइड की सैकरीन का जो कंसंट्रेशन होता है वो एक होता है, इसलिए ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसमें सैकेराइड की कंसंट्रेशन कितनी है? सैकेराइड की, मोनोसैकेराइड में एग्जांपल की बात करें ग्लूकोज, तो इसमें पहले सुन लीजिए, नहीं समझ में आएगा। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड और क्या है? पॉलीसैकेराइड। देखो जैसे हमारी बॉडी एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बनी है, तो हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। वैसे एक कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ी यूनिट, मतलब जैसे हमारी पूरी बॉडी कंप्लीट हुई है तो हम लोग बोल रहे हैं हमारी बॉडी है, वैसे कार्बोहाइड्रेट भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बना है। कार्बोहाइड्रेट एकदम डेवलप कंपोनेंट है, लेकिन इसको बनाया कौन है? सैकेराइड बनाई है। कौन बनाया है? सैकेराइड बनाई है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन क्या है? सैकेराइड है। अगर किसी कंपोनेंट्स में सिर्फ मोनो मतलब होता है एक, डाई मतलब क्या होता है? दो। अगर किसी कंपोनेंट्स में सिर्फ सैकेराइड की संख्या कितनी है? एक है, तो क्या कहलाएगा? मोनोसैकेराइड। अब ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें एक कंसंट्रेशन होती है सिर्फ सैकेराइड की? जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है कि डाइसैकेराइड? ग्लूकोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? बताओ जी। मोनोसैकेराइड। क्यों है मोनोसैकेराइड? सैकेराइड की कंसंट्रेशन एक है, सिंगल है। समझ में आया? और क्या है? फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज भी हमारा कौन सा सैकेराइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकेराइड। बात समझ में आई? और जो कौन सा है? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज भी हमारा कौन सा है? मोनोसैकेराइड। क्यों? क्योंकि इसमें जो सैकेराइड का कंसंट्रेशन है वो क्या है? एक है। ठीक है, ये जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसमें कार्बन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? सिर्फ और सिर्फ एक होती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद दूसरा क्या है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड से इंडिकेट हो रहा है डाई मतलब क्या होता है? दो होता है। डाइसैकेराइड मतलब क्या होता है? दो। डाई मतलब दो, मोनो मतलब एक। तो डाइसैकेराइड में जो सैकेराइड का कंसंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। तो कौन कौन से हो गए? जैसे सिक्रोज हो गए। सिक्रोज हमारा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्यों डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है? क्योंकि इसमें जो सैकेराइड का कंसंट्रेशन है वो कितना है? कितना यूनिट है? 2 यूनिट है। बात समझ में आई? लैक्टोज जो है, लैक्टोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकेराइड है कि डाइसैकेराइड है? डाइसैकेराइड है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? डाइसैकेराइड। क्यों? क्योंकि लैक्टोज में जो सैकेराइड की संख्या है वो क्या है? 2 है। समझ में आ रहा है? फिर से समझ लो, जैसे हमारी बॉडी स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बनी है, हमारी बॉडी तैयार है, लेकिन हमारी बॉडी किससे तैयार है? स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट को अपनी बॉडी मान लो। अब इस कार्बोहाइड्रेट को बनाया कौन है? सैकेराइड बनाई। कौन बनाया है? सैकेराइड। जैसे हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, वैसे कार्बोहाइड्रेट की भी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सैकेराइड है। समझ में आया? अब ये ढेर सारे सैकेराइड मिलकर क्या बना है? कार्बोहाइड्रेट बना है। कार्बोहाइड्रेट एक कंप्लीट कंपोनेंट है। जैसे हमारी बॉडी कंप्लीट एक बॉडी है, वैसे कार्बोहाइड्रेट भी कंप्लीट कंपोनेंट है। लेकिन इस कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग में बांट दिया गया है।
एक को बोल दिया गया है मोनोसैकेराइड, दो को बोल दिया गया है डाइसैकेराइड, तीसरे को बोल दिया गया है पॉलीसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड को किस नाम से, मोनोसैकेराइड में जो सैकरीन की कंसंट्रेशन रहती है या फिर सैकरीन का जो टोटल नंबर रहता है वो कितना होता है, एक होता है। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टेज हो गया, गैलेक्टेज हो गया, ये सब क्या है, मोनोसैकेराइड है। इन सब कंपोनेंट्स में सैकरीन का कंसंट्रेशन कितना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा। फिर इसके बाद क्या है, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में सैकरीन का कंसंट्रेशन कितना रहेगा, 2 रहेगा। कौन कौन से हैं, सुक्रोज है, लैक्टोज है और क्या है, माल्टोज है। इसमें जो सैकराइन का कंसंट्रेशन कितना है, 2 है। पॉली मतलब अधिक, 2 या 2 से अधिक। जब सैकराइड का कंसंट्रेशन किसी कंपोनेंट्स में 2 या 2 से अधिक पाया जाए वो क्या कहलाएगा, पॉलीसैकेराइड। समझ में आ रहा है, सैकराइड का कंसंट्रेशन 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। कौन कौन सा है, स्टार्च। स्टार्च कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है। फिर इसके बाद क्या है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कौन सा कंपोनेंट है, पॉलीसैकेराइड। इसके बाद क्या है, सेलुलोज। सेलुलोज कौन सा कंपोनेंट है, पॉलीसैकेराइड। समझ में आया। इसमें जो सैकरीन का संख्या है, जो सैकराइड की जो संख्या है वो 2 या 2 से अधिक होगी, 2 या 2 से अधिक होगी। समझ में आया इतना। कब बीत गया 15 मिनट समझ में नहीं आया, नीचे जाना है। आ? क्या हुआ, पॉली मतलब पॉली मतलब अधिक, एक या एक से अधिक। जैसे मोनो डाई टेट्राल होता है, मोनो मतलब होता है 1, डाई मतलब होता है 2, पॉली मतलब होता है अधिक, एक, 2 या 2 से अधिक। तो किस में आता है, पॉलीसैकेराइड में आता है। तो कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड उसे कहते हैं जब सैकेराइड का कंसंट्रेशन एक हो, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। पॉलीसैकेराइड उसे कहते हैं जब सैकेराइड का कंसंट्रेशन एक या एक से अधिक हो, पॉलीसैकेराइड एक या एक से अधिक हो। तो क्या कौन सा होता है, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया। डाइसैकेराइड जब सैकेराइड का कंसंट्रेशन कितना हो, 2 हो, 2 हो नहीं, पॉलीसैकेराइड 2 से ज्यादा, डाई में 2 हो। कौन सा है, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया। ठीक है, इसमें आपका स्टार्च हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, अभी प्रोटीन्स वगैरह सब पढ़े हैं। ठीक है।